दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं एक वरिष्ठ पत्रकार जिनके पास 50 साल से भी अधिक का अनुभव है। देश विदेश की कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इनका नाम है शिव शिवनाथ झा जी, अखबार वाला। सर, आपका जयदीप पत्रिका के इस मंच पर स्वागत है। नमस्कार। सर, 1975 से आपकी पत्रकारिता शुरू होती है। आपातकाल के दौरान अखबारों से लेकर टीवी चैनलों और अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? मेरी जो आयु है उस आयु का मैं बोलूंगा कि शुरुआती 8 साल को मैं अपने बालपन में रखता हूँ, और 8 साल के बाद मैं अखबार की दुनिया में हूँ। 8 साल की उम्र से मैं अखबार की दुनिया में हूँ और आज करीब 65 साल का उम्र है। मैं 8 साल से लेके करीब 14.5 वर्ष तक मैं अखबार बेचा हूँ। ओके। पटना की सड़कों पे मैं अखबार बेचा, जिस समय अखबार की कीमत 10 नए पैसे, 15 नए पैसे, 12 नए पैसे हुआ करते थे। उन दिनों दिल्ली के अखबार की कीमत 25 पैसे होता था। और फिर 75 में जब मैट्रिक किया था, उस मैट्रिक करने के बाद में घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझे नौकरी में आना पड़ा। और उसी अखबार में, जिस अखबार को मैं बेचता था, उसी अखबार में मुझे नौकरी मिली। ये अखबार दरभंगा के महाराजा का था, इंडियन नेशनल और राजावत अखबार, उसी में मैं आया था। पत्रकारिता के जो सबसे निचली सीढ़ी है, वो सीढ़ी होती है प्रूफ रीडर, और प्रूफ रीडर से भी एक नीचे होता है कॉपी होल्डर। आज के लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, आज के लोग प्रूफ रीडिंग भी क्या होता है नहीं जानते होंगे। तो मैं आया था कॉपी होल्डर। मैट्रिक था, फिर पटना विश्वविद्यालय से मैं इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में, फिर एमए किया इकोनॉमिक्स में। तो जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे बढ़ता गया। और फिर 1975, 18 मार्च 1975 को मैं अखबार की दुनिया में आ गया था एज ए नौकरी करने के लिए। 545 रुपया 60 पैसे मेरी पहली जो तनख्वाह थी ये। और 75 से 2026 इन दिनों इंडियन नेशन में काम किया। 88 में मैं टेलीग्राफ में एमजे अकबर साहब, जो अभी सांसद भी हैं और वो संपादक होते थे उस जमाने में, तो मैं टेलीग्राफ में गए। वीर सांघवी जो संडे के एडिटर थे, बाद में वो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर बने, उनके साथ काम किया संडे मैगजीन में। फिर दिल्ली उन्होंने भेजा 1992 में, इंडियन एक्सप्रेस में आ गया, स्टेट से मैं बहुत सारे अखबारों में काम किया। और फिर एक अलग, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि अखबार में काम करना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे लिए यही अखबार की दुनिया ही हमारा प्रारब्ध था, जो समय ने लिखा। तो बाई चॉइस मैं जर्नलिस्ट बना। जी। सर, ये 50 साल पत्रकारिता। में जी 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 सर, जी सर, कंटिन्यू। 50 साल में जो मैं देखा, 1975 में अखबार रंगीन नहीं होता था। लोग आज भी मुहावरा में कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ों के लिए, अशिक्षितों के लिए। तो अखबार उस जमाने में काला अक्षर में होता था, और हर एक काला अक्षर, उसकी जो कीमत बहुत बहुत अधिक होती थी उस अक्षर की। उसमें लेखक की कीमत भी उतनी मजबूत थी, उतना भारी था, उसके शब्द भी भारे थे। लेकिन जैसे जैसे अक्षर का रंग बदलता गया, लाल पीला काला ब्लू हरा, रंग बिरंगा होता गया, हमारी जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता अपनी मूल पत्रकारिता से हटकर नीचे खिसकती चली, वो भी रंगीन हो गई। जी। सर, आज संचार के कई माध्यम आ चुके हैं। इसके बावजूद जनता तक सही खबरें नहीं पहुंच पाती है, या समय पर खबरें नहीं पहुंच पाती है, या जनता का विश्वास खबरों पर नहीं हो पाता है। वो फैक्ट चेक कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम 25 साल पहले चले, जब गूगल बाबू का जन्म नहीं हुआ था। ये हम लोग ईमेल आया था करीब 90s, अर्ली 90s में हम लोग ईमेल आया था, हॉटमेल और ये सब सब चीज आया था। बाद में एक रिवॉल्यूशन आया सोशल मीडिया का, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। उसके बाद आ गया फोन। फोन में भी पहले, जिसमें कि कैमरा नहीं था, बाद में कैमरा वाला फोन आया। तो
फोन, स्मार्टफोन आ गया। हकीकत ये है, ये कहना चाहिए, हो सकता है कि इस कहानी को जो लोग सुनेंगे वो हो सकता है मुझे अपशब्द भी कहेंगे, हो सकता है कि हमारी इस विचार से वो ताल्लुकात नहीं रखते हो, वो खराब भी मानेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में जितने लोगों के पास हाथ में मोबाइल फोन है, यानी स्मार्टफोन है, वो सभी अपने आप को पत्रकार समझते हैं। हाथ में स्मार्टफोन होना यह जरूरी नहीं है कि आप भी उतना ही स्मार्ट हो। हमें हिंदी लिखना नहीं, हम हिंदी नहीं लिख सकते। अगर स्मार्टफोन पे ही जाएंगे तो हम हिंदी नहीं, हम रोमन लिखने लगते हैं। हम मोबाइल को कैसे पकड़ेंगे या तस्वीर किसी चीज का कैसे लेंगे हमको नहीं मालूम, लोगों को मालूम नहीं है। कैमरा को टेढ़ा कर देंगे जी, अपना जो ये होठ है उसको बाहर निकाल देंगे, आउट बाउट क्या क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता वो सब चीज। जी, लेकिन उसके तस्वीर को लेते हुए और तुरंत उसमें रोमन में लिख के या जिस भाषा में लिख के तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि एक बार जैसे हम बटन, पोस्ट का बटन दबाए, यह जरूरी नहीं है कि हमको 5 लाइक मिले या 5 करोड़ लाइक मिले। आपका बटन दबते ही वो वर्ल्ड वाइड हो जाता है, विश्व के किसी कोने में लोग उसे देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हकीकत आज ये हो गया कि उन तमाम चीजों का जो सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए, फिर हो सकता है कि मैं गलत बोलता हूं, लेकिन ये मेरी सोच है कि उस तमाम चीजों का जो सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए वो सकारात्मक इस्तेमाल नहीं होके 80-90% नकारात्मक होता है। तो लेकिन आज भी जैसे आप टेलीविजन, हमारे जमाने में जितने भी टेलीविजन में लोग थे, दूरदर्शन एक था। आज क्या वजह है कि दूरदर्शन की जितनी 6 महिलाएं थी, उद्घोषिका, वाचिका, जो पढ़ती थी, न्यूज रीडर जिसे कहते हैं, जी, या जो जो पुरुष न्यूज रीडर थे, वो आज की तारीख में उन्हें लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं एक ऐतिहासिक वाचक के रूप में। क्यों नहीं? इतने दूरदर्शन, आज की तारीख में करीब 100 से अधिक न्यूज चैनल्स हैं। उस 100 से अधिक न्यूज चैनल्स में जो वाचक है उसमें क्यों 2 या 4 या 5 या 10 लोगों को ही लोग कहते हैं कि अच्छा रीडर है। हम आजकल न्यूज को लेके चिल्लाने लगे। हम समझते हैं कि हम अगर चिल्ला के बोलेंगे तो हमारा समाचार अधिक प्रभावशाली होगा। अरे भाई, कहाँ हो तुम? पाठक या श्रोता इतने बेवकूफ नहीं है। अगर मैं अखबार खरीदता हूं आज की तारीख में, 2 रुपये में अखबार खरीदता हूं, तो हमसे बड़ा, यानी एक पाठक से बड़ा न्यायाधीश, न्यायकर्ता समाचार के मामले में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक पाठक के बीच में और एक समाचार के जो संपादक है, संपादकीय के बीच में बहुत बड़ा खाई है। संपादक लोगों को लगता है कि वो जो लिख रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र है, उनसे बड़ा कोई ज्ञाता इस देश में है ही नहीं, सबसे बड़ा ज्ञाता है। अरे भाई, आपसे बड़ा ज्ञाता आपका पाठक है, और आपके पाठक से ज्यादा ज्ञाता है आपके अखबार को बेचने वाला, फेंकने वाला। अगर जयपुर शहर में, आप जयपुर में हैं या मैं दिल्ली में हूं, अगर लोग चाहें, जो अखबार बेचने वाला, मैं अपनी बात बता रहा हूं इसलिए कि मैं इस चीज को जानता हूं, अगर आप अखबार छापते हैं, मैं आपके अखबार को बेचता हूं, और सुबह सुबह जब आपके जो ग्राहक हैं उनको अखबार जो मुझे देना चाहिए, आपका अखबार, उस अखबार को नहीं देके मैं दूसरा अखबार फेंकना शुरू कर दूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन के अंदर आपका बैंड बज जाएगा। हम इस अखबार बेचने वाले को तवज्जो नहीं देते हैं। मुझे आप बताइए कि हिंदुस्तान में जितने अखबार प्रकाशित होते हैं, उस अखबार के प्रकाशक यानी संपादक या मुद्रक और प्रकाशक को कितने बार वो अखबार के विक्रेता से मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। लेकिन 70 के दशक में, मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पटना में था इसलिए, और पटना का उस जमाने का, चाहे इंडियन नेशन अखबार था, आर्यावर्त अखबार था, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार तो बाद में आया, उस समय सर्च लाइट पर हुआ करता था, एक प्रदीप अखबार था। ये अखबार या इसके संपादक महीने, 2 महीने, 6 महीने पे अखबार के जो एजेंट है या ग्राहकों से मिलते थे, बाजार की जो स्थिति है, पाठकों की जो स्थिति है, उनका जो विचार है, उसको सुनते थे। आज तो भाई साहब रिपोर्टर से भी कोई संपादक बात नहीं करता है।
रिपोर्टर साहब से अगर कोई संपादक बात कर लिया तो समझिए कि वो रिपोर्टर अपना कॉलर को टेढ़ा करने लगता है। उसको लगता है कि बस मैं ही सब हूं और कोई है ही नहीं, मैं ब्लू व्हाइट बॉय हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा, अब 70 की दशक की तुलना हम 2025 में नहीं कर सकते। समय बदला है, लोग बदले हैं, पाठक बदले हैं, मुद्रण प्रकाशन भी बदला है, तकनीकी बदल, सब चीज बदलाव है। तो हमें बदलाव के साथ जाना होगा। लेकिन फिर ये सवाल होता है कि अखबार का जो साइज है, पहले 8 कॉलम होता था जी आज 8 कॉलम नहीं है, जी आज 6 कॉलम हो गया, जी आज 7 कॉलम हो गया। आज की तारीख में हम लोग जब रिपोर्टर बने थे तो हम लोगों को एक अखबार का जो साइज है, ये जानकारी, मास्क जो ऊपर में है, उसके बाद जो विज्ञापन है, पेज 1 का विज्ञापन, पेज 1 में कितने जो समाचार का स्थान दिया जाता है, उसका स्थान का नाम, एक कॉलम में कितने पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 18 पॉइंट, 24 पॉइंट, 36 पॉइंट, ये कितने लेटर्स आएंगे, ये सिखाया जाता था। आज तो सारा काम आपका कंप्यूटर कर देगा, टक टक किए बटन। तो ये क्या, ये तो अब आज अगर ये बात मैं बोलूं तो बोलेगा इसकी जरूरत नहीं। भाई जरूरत है। हम जो कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन, जी सिंगल सेमी कॉलन, डबल सेमी कॉलन का मीनिंग है। जी हम एकदम। किसी चीज को हाईलाइट कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, उसका मीनिंग है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भाई आपके अखबार में कितना है, आपके अखबार में जो एक लाइन, एक कॉलम है, उसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो कहता है हमको क्या मतलब है, कंप्यूटर बता देता है। कितने वर्ड्स हैं मालूम नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञाता हूं या मैं ही सबसे ज्यादा जाना हूं। समय बदल रहा है, बदलाव के साथ मुझे जाना होगा, सभी लोगों को जाना। लेकिन अल्फाबेट अंग्रेजी में जितने आज से 100 साल पहले थे वही आज भी हैं। स्वर और व्यंजन जो आज से 200 साल पहले थे वही आज भी है। तो हमें स्वर और व्यंजन को या अल्फाबेट्स को, उसकी जो स्थान और उसकी जो प्रतिष्ठा, उसकी जो गरिमा है, उसको बचाते हुए उसके नजरअंदाज नहीं करते हुए हमें इसको तवज्जो दे, हमको इसको मजबूत करना होगा। क्योंकि हम जो लिखते हैं, जो पाठक पढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़ा चीज है। या हम जो बोलते हैं, हम ही अभी बोल रहे हैं, ये जो लोग सुनेंगे, ये हमारी भाषा हमारी बात को वो जज करेंगे, ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो हमें बहुत ही मास लेवल पे अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को ये सोच के कुछ करना होगा कि उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे जमाने में, एक मिनट इसको बोले, हमारे जमाने में ये था कि जब पेज 1 में, ये संपादकों का एकदम नियम था कि अगर पेज 1 में किसी तरह की दुर्घटना का समाचार आ रहा है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो या किसी का मरने, इस तरह की कोई भी खबर आप कर रहे हैं मृत्यु से संबंधित, तो उस पेज पर हंसने की कोई तस्वीर नहीं प्रकाशित हो। उस पेज पे कोई ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा जिसमें चाहे वो महिला हो या पुरुष दांत निपोड़े हुए। आज की तारीख में तो संपादक लोग बोलेंगे मुझे तो पैसा चाहिए, आप विज्ञापन ले आइए, कोई बात नहीं है, मरने की खबर किनारे चली जाएगी। पूछो, आप बताइए। सर, आप पिछले कई सालों से 1857 से लेकर 1949 तक जो देश की आजादी में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके वंशजों को आप खोज रहे हैं और उनके वंशजों के लिए आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको बताइए, कहाँ से विचार आया आपके मन में और अब तक आप कितने लोगों को खोज चुके हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि जो समय है, टाइम फैक्टर, या हमारा जो प्रारब्ध है, उसको कोई बदल नहीं सकता। मैं स्टेट्समैन अखबार में था
जी दिल्ली से प्रकाशित होता है स्टेट्समैन अखबार, मैं उसमें स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट था। और मैं होम मिनिस्ट्री और उसके जितने बाल बच्चे हैं, यानी वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, पुलिस वगैरह, ये चीज मैं कवर करता था। उस समय एक घटना घटी है। घटना यह है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब लखनऊ, सॉरी, बनारस के कुछ पत्रकारों से बात करते समय उन्होंने कहा कि कुछ मदद की बात कही सरकार से। वाजपेयी साहब उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे। फिर मैं, हो सकता है कि इसमें पत्रकार लोगों को ये बात बुरा लगे, लेकिन फिर मैं उनसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। बिस्मिल्लाह खान ने जो कहा मदद की बात, उसका जिस तरह से उनकी भाव या उनकी जो भावना, उसको प्रस्तुत नहीं करके उसको थोड़ा सा घुमा दिया कि उन्होंने बेटा के लिए पेट्रोल पंप मांग रहे हैं, वो पैसा मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं अखबार में, क्योंकि अखबार में समाचार चाहिए। जी पूरा प्ले अप हो गया, बहुत तरह की खबरें छपने लगी। उसी दौरान में पार्लियामेंट एनेक्सी में एक प्रोग्राम कराया बिस्मिल्लाह खान साहब का। मुरली मनोहर जोशी उस समय बनारस के एमपी थे, और प्रोग्राम के बाद में उन्हें शायद 2.5 लाख रुपया का मदद, 2.5 लाख रुपया मिला प्रोग्राम कराने के बाद। सभी लोगों ने कहानी लिखी, मैं भी एक कहानी लिखा, करीब 250 शब्द, 257 शब्द की कहानी हुई थी, हो गया। लेकिन मेरा उसी समय जो एक समय चक्र चलता है, यही चक्र चला। मेरा मानना ये हुआ कि बिस्मिल्लाह खान साहब को अगर प्रोग्राम कराने के बाद में उन्हें पैसे की मदद की गई है, पैसा दिया गया है, तो ये मदद नहीं है, ये उनका जो मेहनतनामा है, वो मेहनतनामा उन्हें मिला। लेकिन यहाँ भी अखबार में जिस तरह से छपना चाहिए, ये बात, ये नहीं हो के सरकार ने मदद की वगैरह वगैरह। तो मदद क्या की भाई, मैं आपके लिए काम किया 2 घंटा, आप हमको उसका काम का पारिश्रमिक दिए, तो मदद कहाँ से हुई? एकदम एकदम। यहीं से एक मेरे मन में, चूंकि बिस्मिल्लाह खान का हमारे परिवार, माने दरभंगा, मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, तो दरभंगा से उनका बहुत पुराना ताल्लुकात रहा बचपन से। और मेरे एक मित्र थे फारूक शेख साहब जी। फारूक शेख साहब बॉम्बे में हैं, थे, अब तो नहीं है। तो मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, तो मैं एक किताब की कल्पना किया, मोनोग्राफ ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मेरा जो बचपन है वो किताब की दुनिया में है। किताब में मेरे पिताजी काम करते थे किताब की दुकान में, पटना में ही। तो मैं एक किताब बनाया, मोनोग्राफ ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये किताब खान साहब अपने जन्मदिन के जो अंतिम जन्मदिन, मैं भी नहीं जानता था, वो भी नहीं जानता, तो 21 मार्च 2006 को ये किताब उन्होंने लोकार्पण किया। चूंकि उस दिन नहीं होके 24 को हुआ था कि मार्च के 7 मार्च को बनारस में ब्लास्ट हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे। तो हम लोगों ने उसको किया। उस दिन वो उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ के कहा कि तुम तो दरभंगा की बेटी हो, दरभंगा की बहू, मैं चाहता हूं कि इंडिया गेट पे जहां शहीदों का नाम लिखा हुआ है, मैं वहां शहनाई बजा के शहीदों को आमंत्रित करूं और शहनाई बजा के उन्हें विसर्जित करूं। बिस्मिल्लाह खान नहीं जानते थे कि इंडिया गेट पे जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है उन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम से कोई लेना देना, लेकिन उन्होंने जो शहीद शब्द का इस्तेमाल किया, ये मेरे जहन में बैठ गया। अभी इसी महीने 21 तारीख को बिस्मिल्लाह खान साहब का इंतकाल हुआ 2006 जी। 2006 में वो जन्मदिन, अंतिम जन्मदिन उनका रहा, किताब का लोकार्पण अंतिम रहा, उनका ये शब्द अंतिम रहा। और 2006 में उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु में जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई ने जो नेशनल ऑब्ituary फाइल किया, उस ऑब्ituary में मेरे बारे में 70 शब्द लिखा। अब आप सोच लीजिए कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ऑब्ituary में मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में 70 शब्द का स्थान मिलना। उस समय भारत की आबादी अगर 121 करोड़ थी, तो मैं उस 121 करोड़ में इकलौता व्यक्ति हूँ। और यहीं से शुरू हो गया शहीदों का। 1857 और 1947 के बीच जो क्रांतिकारी गुमनाम हुए, जो खास करके जिन्हें फांसी लगी, जो गोली के शिकार हुए या जो जेल में मारे गए, मृत्यु को प्राप्त किए, उनके वंशजों को ढूंढना। मैं ढूंढने लगा, हर एक साल 2 साल पे किताब बनाया और किताबों से फैमिली को, बिस्मिल्लाह खान से शुरू किया था, फिर बहादुर शाह जफर,
के फैमिली में, फिर तात्या टोपे का 4th जनरेशन, फिर उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन तमाम लोगों का जो फैमिली आज की तारीख में, चाहे मातृपक्ष या पितृपक्ष, तो मैं इनके लिए काम किया जो हमसे हो सका। लेकिन यहाँ पे दीपक बाबू, मैं आपको आपके इस माध्यम से मैं कहूंगा जी कि हिंदुस्तान में, मैं माफी मांगता हूं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें बहुत लोग शायद इसे गलत नहीं समझे। मैं 19 साल से काम कर रहा हूं सोशल मीडिया पे, इसके माध्यम से मुझे बहुत अधिक लोगों से जान पहचान हुई। हकीकत यह है कि हम जो क्रांतिकारी हैं, जो शहीद हैं, एक तो शहीद शब्द का इस्तेमाल गलत है। भारत के संसद में आज भी शहीद शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पे नहीं हुआ, चाहे आजादी के समय का हो या आजादी के बाद। आज भी जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग बॉर्डर पे मृत्यु को प्राप्त करते हैं, राजनीति में या बोलचाल की भाषा में हम उसे शहीद कहते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय उसे शहीद नहीं मानता। वो कहता है कि किल्ड ऑन एक्शन। और जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं उन्हें 25 लाख, इन्हें 15 लाख रुपया और इसके अलावा जो सुख सुविधाएं हैं वो उनके परिवार वालों को मिलता है। मैं पिछले 19 साल से जितने, अभी जो किताब मैं कर रहा हूँ फाइनल, इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को ढूंढने के कार्यक्रम को मैं नमस्कार करूंगा। मैं कई एक लोगों, हजारों लोगों को निवेदन किया कि आप इस किताब पे साइन करिए। आप इस किताब में साइन करने के बाद 500 रुपए की मदद करिए, ताकि ये किताब, मैं जानता हूं कि इस किताब को अगर मैं बेचूं या कोई आदमी बेचे, वो करोड़ों कमाएगा, लेकिन मैं शहीद का नाम या शहीदों को बेचूंगा नहीं। मैं जितना छापूंगा, जितना लोगों को है बांट दूंगा, और उसके बाद लोगों की ये वेदना और संवेदना पे है कि वो क्या करते हैं, वो फिर छापे, जो करें, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अपने गाल पे, अपने कपाड़ पे तिरंगा का इमोजी चिपका के तिरंगा लेके घूमते तो हैं, लेकिन दिल से कितना राष्ट्रभक्त हैं ये मालूम हो गया। अगर 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारत का 145 करोड़ आवाम में सिर्फ 25% लोग तिरंगा खरीदते हैं 10 रुपए के हिसाब से। आप इंटरनेट पे देखिए तिरंगा का क्या क्या कीमत है, 1200, 1500, 2500, 2000 ये कीमत है तिरंगा का। तो ये करीब करीब 950 करोड़ का बिजनेस है सिर्फ 2 दिन। अब सवाल ये है कि आप गाल पे तिरंगा चिपका लिया और मैं आपके पास गया कि बॉस, तात्या टोपे का जो चौथी पीढ़ी का वंशज है वो दर दर भटक रहा है, उसके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो आप इसमें 500 रुपए की मदद करिए। आपकी जो बत्ती जलती है सोशल मीडिया पे हरा, वो तुरंत लाल हो जाता है, यानी आप गायब हो जाते हैं। ओके, बड़ी विडंबना है सर ये। विडंबना, इसे मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलूंगा। मैं अपने शादी का जो चेन था उस चेन को मैं बेच दिया, और बेच के मैं इस किताब का करीब 570-575 पन्ने का ये किताब है, इसका जो डिजाइन बनाना है या जो सज्जन इसको बनाएंगे जी, उन्हें पैसा देना या और भी जो छोटा मोटा काम है उसके लिए कोई नहीं पैसा देता, कोई हाथ बढ़ाता नहीं, हाथ उठा लेता, खींच लेता है। मैं इस किताब को डमी को लेके मैं बहुत लोगों के पास गया, ऐसे ऐसे लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे राजनेता लोगों के पास गया, तो सभी का कहना ये, किसी का नाम नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन जिन के पास गया सभी यही कहते हैं कि आप मुझे इसका सीडी दे दीजिए, आप उनका मुझे पता बता दीजिए। मैं जानता हूँ सीडी दे दूंगा बना के तो अनंत किताब छपेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो प्रकाशक है वो कितना किताब छापता है वो कभी अपने लेखक को बताता नहीं है, कितना बेचता है ये बताता नहीं, क्योंकि ये व्यवसाय है जी। हिंदुस्तान में जूते का व्यवसाय और किताब का व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, दोनों का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है बहुत अधिक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा पूरा बचपन, मेरी जिंदगी, मेरे पिताजी का उनकी जो जिंदगी है वो किताब की दुनिया में रही। तो हकीकत ये है
तो मेरा सिर्फ है कि अगर आप दिल से भारतीय हैं जी तो आपको शहीदों के लिए, उनके परिवार के लिए सोचना पड़ेगा। मैं लोगों से कहा कि अगर आप सिगरेट पीते हैं जी तो एक दिन आप एक डब्बा नहीं पीजिए, एकदम। एक डब्बा की कीमत आप हमारे इस प्रयास को दीजिए। अगर आप पिज्जा खाते हैं हम्म। तो आप एक दिन पिज्जा मत खाइए, इस प्रयास को दीजिए। तो भाई सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने लगते हैं कि उन्होंने तो शादी नहीं की, फिर उनका वंशज कैसे आया। यहाँ तो हवलदार साहब का ससुराल का या नेता का ससुराल का, मौसी का पोता का, बेटा का, ये रिलेशन जोड़ के लोग कहते हैं कि हम उनके संबंधी हैं। एकदम एकदम। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जो 79 और 80 एज के ज्यादा, यानी 88% लोग 47 के बाद जन्म लिए। तो उनका भी कहना सही है कि हम तो आजाद भारत में जन्म लिए, तो मुझे क्या करना है। उनकी सोच गलत नहीं है, बिल्कुल सोच उनकी। उनको क्या मतलब है कि देश में आजादी की लड़ाई कैसे हुई थी या लोग कैसे मरे थे। लेकिन फिर यहीं पे आ जाता है हमारी पत्रकारिता। जी हमारी पत्रकारिता चाहे डिजिटल में हो, हमारी पत्रकारिता चाहे सोशल मीडिया पे हो, हमारा टेलीविजन पे हो। आप टेलीविजन की बात करते हैं, मैं अखबार की बात कर रहा हूँ। जी अभी 15 अगस्त से पहले मैं दिल्ली में तकरीबन 10 अखबार वालों से पूछा नहीं, निवेदन किया कि हमारे प्रयास को आप 15 अगस्त से पहले कुछ कहानी कर दें। उसमें 99% लोगों का या 99.9% लोगों का यही कहना हुआ कि संपादक नहीं माने। कुछ लोगों का कहना है कि ये इसको इस का पूरी कहानी को पायनियर, दिल्ली का जो पायनियर है वो पूरा पृष्ठ में एजेंडा बना के छापा है, ऊपर का थोड़ा पोर्शन छोड़ के पूरे पृष्ठ में विस्तार से। जी जी तो एक सज्जन का कहना है कि ये एक अखबार छाप दिया। अब मैं उन्हें कैसे ये बात कहूं कि अगर भारत सरकार की तरफ से विज्ञापन निकले जी तो वो विज्ञापन 10 अखबार में छप सकता है। भगत सिंह राजगुरु की तस्वीर 10 अखबार में छप सकती है। जी जी लेकिन आप कहानी ये नहीं लेंगे कि भगत सिंह या राजगुरु या अशफाकुल्ला खान, या आज आप बच्चों से पूछिए मंगल पांडे को जानते हो तो आमिर खान का नाम लेगा। भगत सिंह को जानते हैं तो वो अजय देवगन का नाम लेगा जी। या फिर एक जो एमपी हैं धर्मेंद्र के बड़े पुत्र सनी देओल, उनका नाम लेंगे। लेकिन मंगल पांडे का नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे जो पूर्वज, जो फैमिली है, माता पिता दादा दादी, कोई बताते नहीं है बच्चे को। तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि हम अगर ये सब बात ज्ञान देने लगेंगे किसी को तो लोग यही कहेंगे कि बॉस ये आपका मसला है, आपका मामला है, आप करिए, आपको अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब सुबह सुबह आईना देखता हूँ अपना जी, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ किया, बहुत फक्र होता है सर। कोई शक नहीं। सर, पत्रकारिता का लगातार जो स्तर हमारे देश में गिर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बाजारवाद का असर है या फिर राजनीतिक असर है? देखिए हुजूर, ये सवाल छोटा नहीं है, सवाल बहुत है। स्तर कहीं नहीं गिरा जी, मेरा यही सोच है। मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं पत्रकार हूँ जी, दिल से, और पूरी जिंदगी मैं पत्रकारिता में दिया हूँ। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि पत्रकारिता का स्तर गिरा जी। इसलिए पहले जैसे मैं कहा कि अल्फाबेट्स जितने थे उतने ही हैं, स्वर और व्यंजन जितने थे उतने ही हैं। अब सवाल ये हो गया कि हमारे समय में हम हर्षवीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार बोलते थे। लेकिन बोलचाल की भाषा में ये कब बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा हो गई, बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा हो गई, समझ से पड़े। आज स्थिति ये है कि समाज में एक विचारधारा है कि कुछ नहीं करेगा तो दो काम उसके लिए उपलब्ध है समाज में, या तो पत्रकार बन जाएगा जी, या फिर शिक्षक या शिक्षिका बन जाएगा जी। हकीकत ये है कि दोनों राष्ट्र के निर्माता है एकदम। अगर दोनों को, राष्ट्र के निर्माता को अगर हम इतना
हल्के में कैजुअली, लेंगे। हल्के में लेंगे, तो राष्ट्र का निर्माण कैसा होगा वो आप अंदाजा लगा लीजिए। हिंदी अखबार में अगर आज आप अपने शहर का जितने भी हिंदी अखबार है उसको आप उठा लीजिए, जी हर एक 3 लाइन पंक्ति में आपको 4 शब्द अंग्रेजी के मिलेंगे। हम जो समझ। हिंदी लिखते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में शब्द नहीं है, जी सर। हिंदी में शब्द है। आज की तारीख में तकरीबन 54,000 अंग्रेजी के शब्द हिंदी शब्दकोश में बैठ गया। एकदम। हम कहेंगे कि हम बोलचाल में बोलते नहीं भाई, बोलचाल में कैसे? बोलचाल बोलचाल हो सकता है, लेखनी में बोलचाल नहीं हो सकता। तो आपने इसको हल्के में लिखते 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 लिखते, अभी कुछ दिन पहले जब मोहतरमा राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की थी मोहतरमा मुर्मू जी, जी द्रौपदी मुर्मू जी, जी तो दिल्ली का से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार, उसमें 8 कॉलम का ऊपर में, जी प्रेसिडेंट आज शपथ लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का शब्द नहीं है, राष्ट्रपति शब्द है। जी आप हिंदी अखबार प्रकाशित कर रहे हैं, हम जी। राष्ट्रपति भी लिख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं लेके हमने प्रेसिडेंट लिखा। क्यों भाई? तो एक तो ये गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम हिंदी शब्द जो बोलचाल की भाषा है उसको बोलचाल वाला बना रहे। इसलिए बना रहे हैं कि हम चाहते हैं कि खूब बिके, क्योंकि हिंदी अखबार किसी ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में या कोई ब्यूरोक्रेट या टॉप पॉलिटिशियन नहीं पढ़, वो अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। ये इसका भी एक दृष्टांत मैं बताऊंगा, उसका वो अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। दूसरा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो रही है आए दिन कि हिंदी अखबार में अंग्रेजी अखबार के तरफ के लोग हिंदी अखबार पे कब्जा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हिंदी अखबार में के जो संपादक लोग बन रहे हैं वो सब जी अंग्रेजी के तरफ के लोग आते हैं। इसका वजह सिर्फ ये है। अच्छा, तीसरा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आज अखबार के जो मालिक हैं वही संपादक भी बने। ओके। पहले संपादक अलग, एकदम एकदम। मालिक अलग, और संपादक और मालिक के बीच में ये 36 का नाता होता था। लेकिन मालिक कभी भी संपादक को ठेंगुने पे या घुटने पे नहीं बैठाता था। एकदम। संपादकों की कलम की, संपादकों की सोच की बहुत कदर करता था। लेकिन आज क्या हो गया कि आज मालिक, सैकड़े 90% अखबार के मालिक वही संपादक है। मालिक को मुनाफा चाहिए, पैसा चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके अखबार में। दिल्ली में एक अंग्रेजी अखबार है बहुत बेहतर, 20 साल पहले उसने कहा कि आप पेज 1 पे पैसा दे के भी अगर आप खबर छाप रहे हैं तो मुझे कोई, अगर उस खबर को छापने के लिए आपको दूसरे खबर को अलग करना पड़ता, हटाना पड़ता, उसका स्थान को बदलना पड़ता, आप बदल दीजिए। तो स्वाभाविक है ना कि जो मालिक है उसको तो पैसा चाहिए, उसको मुनाफा चाहिए। उससे भी आज जितने भी संवाददाता हैं, शहर के जो संवाददाता हैं, उनको लगता है कि सबसे ज्यादा काबिल वही है। अभी बिहार में इलेक्शन हो गया या किसी स्टेट में इलेक्शन है तो चुनाव में दिल्ली के जो संवाददाता हैं वो जाएंगे खबर करने। जी जी जी। अरे भाई क्यों भाई? वहां मुफस्सिल में बैठा हुआ आदमी जो स्ट्रिंगर है, जी जी, वो उस मोहल्ले को, उस कस्बे को, उस गांव को, उस पंचायत को, वहां के लोगों को, वहां के जो जो विचार है, वहां की भाषा, उसको जितना जानता है वो दिल्ली के क्या रायसीना रोड या बहादुर शाह जफर ये के मार्ग पे बैठे हुए लोग समझेंगे तो नहीं समझ क्योंकि आप पाएंगे। अंग्रेजी जानते। तो ये होता है। इसमें एक फिल्म भी बनी, जी कोई फिल्म बनी थी जिसमें रघुवीर यादव थे। ओके। एक फिल्म भी इसमें बनी थी कि हम कैसे जो छोटे छोटे गांव में, कस्बे में, शहरों में जो स्ट्रिंगर है उसका हम कैसे, देखिए आप दिल्ली में हैं, आप जाइए, जरूर जाइए, लेकिन उसके समाचार का इस्तेमाल करके आप अपने नाम से, उसकी बात को सुन के आप अपने नाम से अगर खबर चलाते हैं तो इसका तो आप नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। सर आप, मेरे पास समय की कमी है, आप जल्दी इंक्लूड करेंगे तो मेरे लिए फायदा रहेगा। सर
बस ये देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पत्रकारिता का विनाश नहीं हुआ है। जी शब्द आज भी उतना है। जी हमारी सोच, हम जी क्या लिख रहे हैं। अगर मालिक चाहता है कि वो संसद में एमएलए एमपी बन जाए, तो उसका संपादक भी चाहेगा एमपी बनना, रिपोर्टर भी चाहेगा एमपी बनना। एकदम। तो सब जब चाहता है कि हमको ही मुनाफा मिले, तो बेचारा शब्द तो निर्जीव है। सजीव तो लेखनी, जो लिखने वाले लोग हैं उसे सजीव बना सकते हैं। जी जी और ये लिखने वाले लोग 90% लोभी हो गए, अवसरवादी हो गए। तो बेचारा वो शब्द क्या करेगा। एकदम सहमत सर। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, हमसे जो हो। जी जी बताएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और बाकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस काम को कर रहे हैं वह देश के और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गर्व की बात है, और आप इस काम में सफल हो, इस ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। और जयदीप पत्रिका के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो सर काम कर रहे हैं उसमें हम सभी को आगे आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।